Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्सपेरिमेंटल इज़ मोस्ट साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड। जो रिसर्च होती है उसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड एंड नॉन एक्सपेरिमेंट मेथड। तो आज हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट मेथड होता है वो एक साइंटिफिक और सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इस टाइप की रिसर्च में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कंट्रोल कंडीशंस में की जाती है। Experimental research design are concerned with examination of the effect of independent variable on the dependent variable। जो experimental research design होती है उसमें independent variable का dependent variable पर क्या इफेक्ट होता है वो स्टडी की जाती है। independent variable cause होता है और dependent variable इफेक्ट होता है, यानी कि cause का किसी भी चीज़ पर क्या इफेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कोज का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होगा। वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड थ्रू ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशन देके, और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है उसका फर्स्ट टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है आर दोज वेयर रिसर्चर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वो डिज़ाइन होते हैं जहाँ पर रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स पे। एक्सटर्नल वेरिएबल वो होते हैं जो हमारी स्टडी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, तो हम इस स्टडी में उन एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखते हैं and can predict confidently that the observed effect on the dependent variable is only due to the manipulation of the independent variable। इसी स्टडी में, इसी रिसर्च डिज़ाइन में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी मैनिपुलेशन या फिर ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिया गया है उसकी वजह से आई है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो जो इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की वजह से ही आता है। हम इस स्टडी में ये बात बोलते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। फर्स्ट वन इज मैनिपुलेशन, second one is control, and the third one is randomization। Manipulation refers to conscious control of the independent variable by the researcher through treatment or intervention to observe its effect on the dependent variable। Manipulation एक कंट्रोल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर कंट्रोल करेगा, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई भी ट्रीटमेंट देगा, कोई भी इंटरवेंशन देगा ताकि उस ट्रीटमेंट का या फिर उस इंटरवेंशन का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी कर सके, ऑब्जर्व कर सके। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ कॉन्शियस एक्ट बाय द रिसर्चर। ये एक कॉन्शियस एक्ट है जो रिसर्चर करता है, जहाँ पर रिसर्चर जो है वेयर ही और शी वेराइज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट दैट मैनिपुलेशन हैज़ ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके जब हम उस पर इंटरवेंशन करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो जो भी इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन की वजह से ही आता है। यही होती है मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, a researcher is conducting a study on efficacy of chlorhexidine mouthwash on the prevention of VAP, ventilator associated pneumonia,
among patients admitted in ICU intensive care unit. In this example, chlorhexidine mouthwash is a dependent variable. हम एक स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल लिया है कि हम क्लोरहेक्सिडाइन माउथवॉश जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको जो है हम यूज़ कर रहे हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए किन पेशेंट्स पे जो एडमिटेड है आईसीयू में। तो जो क्लोरहेक्सिडाइन माउथवॉश है हम उसका इफेक्ट चेक करेंगे किसके ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ वैप के ऊपर। तो हमारा जो क्लोरहेक्सिडाइन माउथवॉश होगा वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो क्लोरहेक्सिडाइन माउथवॉश होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोग अगर अपने नोट्स बना रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर लीजिएगा डिपेंडेंट की जगह। जो क्लोरहेक्सिडाइन माउथवॉश है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, जिस पे को हम ट्रीट करेंगे, विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ उसी को मैनिपुलेट किया जाता है, तो हम क्लोरहेक्सिडाइन माउथवॉश को मैनिपुलेट करेंगे और क्या करेंगे, उसका इंटरवेंशन देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। और जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल ग्रुप की। कंट्रोल क्या होता है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। तो कंट्रोल एक अनदर एसेंशियल एलिमेंट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। कंट्रोल रेफर टू यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच रिसर्च इज इंटरेस्टेड। कंट्रोल करना होता है हमें एक्सटर्नल वेरिएबल्स पर जो हमारी स्टडी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, इसीलिए हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। द सब्जेक्ट in the control and experimental group are similar in number and characteristics, but the subject in the control group receive no experimental treatment or any intervention at all. इसमें दे रखा है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर हम रिसर्च करते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट्स होंगे कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी लोग जिन पर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सेम होंगे। दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल ग्रुप, सेकंड वन इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, इंटरवेंशन देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही बात लिख रखी है, जो हमारा कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि जो भी लोग होंगे जिन पर हम रिसर्च करने वाले हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 40 ईयर की फीमेल ले रहे हैं तो हमें कंट्रोल ग्रुप में भी 40 ईयर की फीमेल लेनी होगी ताकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो सके और जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं रिसर्च के वो आ सके। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द प्लान ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन मिलेगा एंड अ कंपैरिजन इज मेड। फिर उसके बाद सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और उसके बाद जैसे ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को कंपेयर किया जाएगा और उस इंटरवेंशन का इफेक्ट चेक किया जाएगा। जनरली इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग रिसर्च इट इज नॉट ethical, feasible keep a control group deprived of intervention. However, existing conventional method of intervention may be compared with experimental intervention. Healthcare और जो नर्सिंग रिसर्च होती हैं वहाँ पे हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ बहुत कम करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये स्टडीज़ फिजिबल नहीं होती हैं। Randomization. Randomization means that every subject has an equal chance of being assigned to experimental or control group. यानी कि रेंडमाइजेशन में ये चीज़ होती है कि हमारे दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल, सेकंड कंट्रोल ग्रुप। तो जब हम सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं तो उन सब्जेक्ट्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि उन सब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाना है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि कंट्रोल ग्रुप में जाना है। जब हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं सब्जेक्ट्स की अंडर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, तो जो चांसेस होते हैं बायसनेस के यानी डिस्क्रिमिनेशन के, वो बहुत कम हो जाते हैं। रेंडमाइजेशन हम बहुत तरह के मेथड से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डाइस ले सकते हैं जिससे लूडो खेलते हैं, उसमें 6 नंबर होते हैं,
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 या फिर 1 2 3 जिन भी लोगों पे डाइस आती है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, 3 के बाद 4 5 6 जिनके ऊपर आता है वो कंट्रोल ग्रुप में। इससे रेंडमाइजेशन हो जाती है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है दोनों ही ग्रुप में जाने की, और सब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होता। Randomization is used in true experimental research design to minimize the threat of internal validity. रेंडमाइजेशन जो है वो हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ की जाती है ताकि जो थ्रेट होता है इंटरनल वैलिडिटी का वो कम हो सके। अब आप सबको कुछ टर्म्स डिफ़िकल्ट लग रही होंगी अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको इंटरनल वैलिडिटी का मतलब नहीं पता है तो मेरे चैनल की रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में जाएं और अदर वीडियोस देखें रिसर्च की, सब्जेक्ट की, ताकि आप लोगों को प्रायर जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनका जो है पूरा ज्ञान हो जाए और आप लोगों को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट ना लगे। तो हम रेंडमाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट होते हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। Through randomization, on average, characteristics of the subject in experimental and control groups are similar, thus influence external variables on dependent variables is eliminated। यानी कि अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के वो सेम होंगे तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स का थ्रेट होता है जो हमारी स्टडी को पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं हम उनको भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होंगे मेथड्स दे रखे हैं, लाइक सिंपल हम फ्लिप कर सकते हैं कॉइन को, एक पर्सन के अगर ऊपर हेड आता है तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप चला जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर किसी के टेल आती है तो वो जो है वो कंट्रोल ग्रुप में चला जाएगा। ऐसे रैंडमली अगर हम सब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन जो है, बायसनेस है, वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। लोगों के पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोनों ही ग्रुप में इक्वली जा सके। अनदर पॉसिबल मेथड दे रखा है जैसे कि हम पेपर स्लिप्स पे नाम लिख दें, और जैसे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की, जो पर्सन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की स्लिप उठाए वो उसी ग्रुप पे, और जो कंट्रोल ग्रुप की स्लिप उठाता है वो कंट्रोल ग्रुप में। नेक्स्ट दे रखा है कंप्यूटर का यूज़ करके हम रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। एक अलग प्रोसीजर होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप लोग अगर उस प्रोसीजर को ना पढ़ें तो भी अच्छा है, क्योंकि आपके पास 3 एग्जांपल हो गए हैं, डाइस वाला, कॉइन वाला और पेपर स्लिप वाला। इतना बहुत है मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट टाइप्स दे रखे हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स दे रखे हैं उसमें फर्स्ट टाइप है पोस्ट टेस्ट ओनली, सेकेंड है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, थर्ड वन इज सोलोमन 4 ग्रुप टेस्ट, फोर्थ इज फैक्टोरियल डिज़ाइन, फिफ्थ वन इज रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन एंड द लास्ट वन इज क्रॉस ओवर डिज़ाइन। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन की। पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन में 2 ग्रुप होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। हमने बात की कि कंट्रोल ग्रुप को हम कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते हैं और ना ही कोई मैनिपुलेशन करते हैं। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे और सीधा उसका पोस्ट टेस्ट करेंगे। अब पढ़ते हैं। कंपोज्ड ऑफ 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप। 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड होगा कंट्रोल ग्रुप, लेकिन नीदर ऑफ विच इज प्री टेस्टेड। इन दोनों ही ग्रुप में से किसी भी ग्रुप का प्री टेस्ट नहीं होता है, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उनका प्री टेस्ट नहीं होता। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे पहले हम प्री टेस्ट नहीं करेंगे। In addition, while treatment is implemented on the experimental group only, post-test observation is carried out on both the group to assess the effect of manipulation. हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया था कि जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे, लेकिन हम जो पोस्ट टेस्ट कर रहे थे वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों का ही करेंगे। आप लोग जो ये डायग्राम है ना, इन टाइप्स के वो लर्न करोगे तो इनको एक्सप्लेन करना काफ़ी इजी रहेगा। आप लोगों ने सिर्फ सिंपल ये लिखना है कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे रैंडमाइजेशन के थ्रू, हम इनमें प्री टेस्ट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट देने से पहले सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे और पोस्ट टेस्ट हम दोनों का करेंगे। सिर्फ यही है इसमें।
एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ एन एजुकेशनल इंटरवेंशन रिलेटेड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑन द सब्सिक्वेंट हेल्प सीकिंग बिहेवियर ऑफ ओल्डर अडल्ट्स। तो अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, इसमें साफ लिखा हुआ कि प्री टेस्ट भी होगा, पोस्ट टेस्ट भी होगा। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, ट्रीटमेंट देने से पहले हम प्री टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट देने के बाद हम पोस्ट टेस्ट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। वही है, रैंडम असाइनमेंट करके दो ग्रुप बने हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। दोनों ही ग्रुप में पहले प्री टेस्ट होगा। जैसे ही इसका जो नाम है वो है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, तो पहले हम प्री टेस्ट करेंगे। उसके बाद सेम है पिछले वाले की तरह कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और दोनों का एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इधर देखते हैं कि एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें हम सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन कर देते हैं टू ईदर एक्सपेरिमेंटल और द कंट्रोल ग्रुप। फिर इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑन बोथ द ग्रुप इज सीन बिफोर द ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट देने से पहले दोनों ही ग्रुप का, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन की जाती है दोनों ग्रुप पे, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप पे पोस्ट टेस्ट लेके, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे रखा है। ये जो टाइप है इनको अच्छे से याद करना, पेपर में आ जाते हैं और इनके नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट होगा और पोस्ट टेस्ट भी होगा, और इस डायग्राम को अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट टाइप है हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। जो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन होता है उसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और 2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि सोलोमन 4 ग्रुप टेस्ट मतलब कि 4 ग्रुप होंगे, 2 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो रैंडमली असाइन करता है सब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप में। डायग्राम में देखो 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2। उसके बाद कंट्रोल ग्रुप 1 दे रखा है, कंट्रोल ग्रुप 2 दे रखा है। जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे हम प्री टेस्ट करेंगे, और जो सेकंड ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप जो सेकंड है उसमें हम प्री टेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ यही जो है डिफरेंस है दोनों में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्री टेस्ट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फर्स्ट और कंट्रोल ग्रुप फर्स्ट, दोनों में प्री टेस्ट करके ट्रीटमेंट देंगे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे। नीचे वाले में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में और कंट्रोल ग्रुप 2 में हम प्री टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ ट्रीटमेंट देके पोस्ट टेस्ट करेंगे दोनों ही चीज़ों पे। ये जो टाइप है ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो थ्रेट होता है इंटरनल वैलिडिटी का उसको मिनिमाइज कर सके। पढ़ते हैं, जो आउट ऑफ द 4 ग्रुप ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 1 रिसीव द प्री टेस्ट। हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 को प्री टेस्ट मिलेगा और ट्रीटमेंट मिलेगा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 को। फाइनली जो 4 ग्रुप होंगे उनको रिसीव मिलता है पोस्ट टेस्ट। जो पोस्ट टेस्ट है वो चारों ग्रुप को मिलेगा। प्री टेस्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 1 को मिलेगा। फिर वहाँ पे उनका इफेक्ट स्टडी करने के लिए हम चारों का पोस्ट टेस्ट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है उसको ऑब्जर्व किया जाता है at one occasion and that score should be similar to average scores of those in experimental and control group। ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस डायग्राम को लर्न कर लोगे तो आप अच्छा खासा लिख पाओगे। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते वक्त ही आपके काफ़ी पॉइंट्स बन जाते हैं। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, 4 ग्रुप होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 में प्री टेस्ट करेंगे और नीचे वाले में हम प्री टेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी हम कंट्रोल ग्रुप को कभी ट्रीटमेंट देते नहीं है, तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देके हम पोस्ट टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों का ही। नेक्स्ट आता है फैक्टोरियल डिज़ाइन। जो फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है उसमें क्या करता है, रिसर्चर मैनिपुलेट करता है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम साइमल्टेनियसली जैसे कि जो माउथ केयर है, फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम माउथ केयर की। एग्जांपल दे रखे हैं, 2 माउथ वॉश हैं, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है हमारे पास। फर्स्ट है क्लोरहेक्सिडाइन, सेकंड है सलाइन। तो हम दोनों माउथ वॉश को ना अलग अलग टाइम पे, यानी कि 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद उनका जो प्रोटोकॉल है, उनका जो इफ़ेक्ट है वो चेक करेंगे।
फैक्टोरियल डिज़ाइन में हम एक टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट चेक करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। नेक्स्ट है दिस डिज़ाइन इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं कोई भी इफेक्ट चेक करने के लिए, तब हम फैक्टोरियल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि एक रिसर्चर है, वो कोई भी माउथ वॉश जो है उसका प्रोटोकॉल है कि वो 2 तरह के माउथ वॉश का रिजल्ट चेक करना चाहता है ऑन द प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। तो फर्स्ट उसका क्लोरहेक्सिडाइन हो जाता है, सेकंड उसका सलाइन हो जाता है। वो दोनों का इफेक्ट चेक करना चाहता है प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया पे। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके पास है तो वो फैक्टोरियल डिज़ाइन का यूज़ करेगा और उनको साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों जो माउथ वॉश है उनका इफेक्ट चेक करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। This design also facilitates the testing of several hypotheses at a single time। ये इस डिज़ाइन की हेल्प से हम ना बहुत सारे हाइपोथेसिस जो होते हैं वो एक ही टाइम पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। Typical factorial design incorporates 2 into 2 or 2 into 3 factorial, but it can mean combination। फर्स्ट नंबर अल्फा रेफर्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो फर्स्ट नंबर अल्फा होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और जो सेकंड नंबर बीटा होता है उसको बोलते हैं हम लेवल और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट। हमने अब देखा अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल डिज़ाइन में हम 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ पर उसका इफेक्ट चेक करने के लिए। Randomized block design. Control of inherent differences between experimental subject and differences in the experimental conditions is one of the difficult problem faced by the researcher in biological science। जो बायोलॉजिकल साइंस है वहाँ पे हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स और कंडीशंस के बीच में, वहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं उनको डिक्रीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन ग्रुप्स होते हैं तब हम रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं ताकि होमोजेनिटी जो है वो मेंटेन रहे डिफरेंट सिलेक्टेड ग्रुप्स के बीच में। एग्जाम्पल की बात करती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि हमारे पास होमोजेनिटी मेंटेन करते हैं हम। होमोजेनिटी वर्ड इस डिज़ाइन में मेन है, उस वर्ड को याद रखना कि ये जो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन है हम इसमें होमोजेनिटी को मेंटेन करते हैं। हम ऐसे पेशेंट्स लेंगे, एग्जांपल दे रखा है कि हम ऐसे पेशेंट्स लेंगे, 3 पेशेंट्स लेंगे, तीनों पेशेंट हाइपरटेंशन के होंगे, लेकिन जो फर्स्ट पेशेंट होगा वो पेशेंट होगा प्राइमरी हाइपरटेंशन का, सेकेंड पेशेंट होगा डायबिटिक पेशेंट होगा हाइपरटेंशन का, थर्ड पेशेंट होगा रीनल पेशेंट हाइपरटेंशन का। और हमारे पास 3 तरह की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं ABC। हम उन तीनों ड्रग्स का तीनों हाइपरटेंशन, तीनों टाइप के हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो हैं उन पे उन ड्रग्स का इफेक्ट चेक करेंगे। यानी कि पहले हम पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन को डिनोट कर रहे हैं 1 से, और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग A है उसको हम फर्स्ट वाली को डिनोट कर रहे हैं A से। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट बन जाता है A1, नेक्स्ट इज A2, थर्ड वन इज A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसे हम रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं। होमोजेनिटी मेंटेन करी क्योंकि हमने तीनों पेशेंट हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन तीनों पेशेंट थोड़े से अलग भी थे क्योंकि फर्स्ट पेशेंट प्राइमरी हाइपरटेंशन का था, सेकंड डायबिटिक पेशेंट था, थर्ड रीनल पेशेंट था। तो एक सिंपल मेथड है ताकि हम जो वेरिएबिलिटी है ट्रीटमेंट ग्रुप के बीच में, जो वेरिएबिलिटी है अमंग द ट्रीटमेंट ग्रुप बाय अ मोर होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स थ्रू रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, उसको रिड्यूस कर सके। एग्जाम्पल दे रखा है कि रिसर्चर चाहता है कि वो एग्जामिन करे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का उन पेशेंट्स पे जो हाइपरटेंशन के है। तो उसने 3 तरह के हाइपरटेंशन के पेशेंट चूज़ कर लिए, लाइक प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटिक पेशेंट और रीनल पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ, और उन तीनों टाइप ऑफ ड्रग का इफेक्ट चेक करा उन लोगों पे होमोजेनिटी मेंटेन करते हुए। तो ये था हमारा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। ये इसका एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लर्न कर लेना साथ के साथ और अपने नोट्स में बना लेना। नेक्स्ट आता है क्रॉस ओवर डिज़ाइन। जो क्रॉस ओवर डिज़ाइन होता है, इन दिस डिज़ाइन सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन 1 ट्रीटमेंट। जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे ना उनको एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता है।
अभी तक हम बात कर रहे थे कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या फिर 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसी को हम एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा एक ग्रुप 1 है, उसको हम एक बार तो क्लोरहेक्सिडाइन वाला माउथ वॉश देंगे, फिर उसको थोड़ी देर बाद सेलाइन वाला माउथ वॉश देंगे और फिर दोनों का इफेक्ट चेक करेंगे। फिर हम ग्रुप 2 को पहले सेलाइन वाला देंगे और उसके बाद हम क्लोरहेक्सिडाइन का देंगे। यानी कि एक ही ग्रुप को हम एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट देंगे और उस ट्रीटमेंट का हम उस पेशेंट पे इफेक्ट चेक करेंगे। इस डिज़ाइन को हम रिपीट मेजर डिज़ाइन भी बोलते हैं। ये डिज़ाइन जो है मोर एफिशिएंट है इन एस्टैब्लिशिंग द हाईएस्ट पॉसिबल सिमिलरिटी अमंग सब्जेक्ट्स एक्सपोज टू डिफरेंट कंडीशंस वेयर ग्रुप्स कंपेयर्ड ऑब्वियसली हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। थ्रू क्रॉसओवर डिज़ाइन is considered as an extremely powerful research design. Sometimes it is not effective because when subjects are exposed to two different conditions, their responses of the second condition may be influenced by their experience in the first condition. जो क्रॉसओवर डिज़ाइन है उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे एग्जाम्पल था हमारे पास कि अगर ग्रुप 1 को पहले क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश दे दिया, उसके बाद हम उसका इफेक्ट चेक कर लेंगे, फिर हम सेकंड पे उसका सेलाइन माउथ वॉश देंगे और उसका इफेक्ट चेक करेंगे, तो जो सेकंड वाला इफेक्ट आएगा ना, हो सकता है कि वो इफेक्ट फर्स्ट वाले माउथ वॉश का थोड़ा बहुत हो और वो मिक्स हो गया हो फर्स्ट माउथ वॉश और सेकंड माउथ वॉश का। तो ये इतनी वैलिड और फिजिबल स्टडी नहीं होती, क्योंकि कई बार जो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को देते हैं उसका इफेक्ट सेकंड ट्रीटमेंट में आ जाता है और हमें पता नहीं चलता। इसकी वजह से हमारे जो रिसर्च का रिजल्ट होता है वो वैलिड नहीं होता और वो गलत हो जाता है। एग्जाम्पल फिर वही दे रखा है, एग्जाम्पल के बारे में हमने बात कर ली। तो क्रॉस ओवर डिज़ाइन वो डिज़ाइन होता है जिसमें हम एक ग्रुप को एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं और उस ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट चेक करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि हम जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है कई बार उसका इफ़ेक्ट सेकंड ट्रीटमेंट पे आ जाता है और हम जो स्टडी निकालते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिजिबल नहीं हो पाते। नेक्स्ट एडवांटेजेस दे रखी है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। हमने 6 टाइप्स की बात कर ली है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। अब हम एडवांटेजेस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है, दे आर कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश द कैजुअल रिलेशनशिप। जो हमारा जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है वो सबसे पावरफुल होता है। Where the purpose of research is explanation, casual relationship may be established among the variables by जो casual relationship है वो कैसे establish हो सकता है, experimentations के through, physical objects का use करके। इस स्टडी में कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है ताकि जो हमारी स्टडी है वो नेगेटिव इफेक्ट ना हो सके, और एक प्योरिटी, जो डिग्री ऑफ प्योरिटी आती है हमारी ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारी नेचुरल सेटिंग में प्रेजेंट नहीं होती, तो हम उन कंडीशंस को भी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में क्रिएट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि हम कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे अगर नेचुरल सेटिंग में हम उन चीज़ों पर रिसर्च करें और स्टडी करें तो एक लंबा समय लग सकता है, उस नेचुरल सेटिंग में उस चीज़ को होने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लैब में उस रिसर्च को, उस स्टडी को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये लिखा हुआ है कि वी कैन ऑफन क्रिएट कंडीशंस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट में टेक ईयर्स टू अकर नेचुरली। सालों लग जाएंगे नेचुरल उस चीज़ को होने में, लेकिन हम लैब में उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इन जेनेटिक स्टडी वी कैन ब्रीड स्ट्रेन्स इन वेरी स्मॉल टाइम विच वुड, जो ब्रीड स्ट्रेन होती है वो हम लैब में बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो वो एक लॉन्ग टाइम लगता है उसको अक्कर होने में नेचुरली। जब हम एक्सपेरिमेंट्स को लैब में कंडक्ट करते हैं तो बहुत सारी अदर हमारे पास स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेटिंग होती है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द प्रेशर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रियल, जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रेशर होता है रियल लाइफ सिचुएशंस का, वो डिक्रीज हो जाता है और हम केयरफुली और कंसंट्रेटेड वे से स्टडी को कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं
ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। फर्स्ट है कि जो रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के, उनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता इन स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू एथिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कि एथिकल प्रॉब्लम होती है हर एक ह्यूमन बींग जिस पे हम रिसर्च करते हैं, उससे हम एथिकल कंसिडरेशन यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आप पर रिसर्च कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कई बार अपने ऊपर रिसर्च करवाने से मना कर देते हैं, परमिशन नहीं देते, कई बार कोऑपरेट नहीं करते। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स पे करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार उस रिसर्च से ह्यूमन बींग्स पे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी शो हो जाता है। कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि उन प्रॉब्लम्स का नेगेटिव इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, इसीलिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने ऊपर रिसर्च कराने से मना कर देते हैं। Many of the human variables neither have valid measurable criteria nor instruments to measure them. एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि पेशेंट का वेलफेयर है या फिर लेवल ऑफ वेलनेस है, तो हम उसको जो है मेज़र नहीं कर सकते। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम वैलिड टूल ऐसे हैं ही नहीं कि उन चीज़ों को मेज़र किया जा सके, जैसे कि पेशेंट का वेलफेयर हम मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग लाइक हॉस्पिटल और कम्युनिटी। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है वो हॉस्पिटल और कम्युनिटी में होती है, तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स का कंट्रोल करवाना वो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कई बार हमारी रिसर्च स्टडी में कोऑपरेट नहीं करते। तो बिकॉज इट मे इन्वॉल्व कई स्टडीज़ में मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को, तो पेशेंट मना कर देते हैं, कोऑपरेट नहीं करते कि हमें ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करी हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, और यहीं पे आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ख़त्म होता है। सबसे पहले हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने टाइप्स की बात करी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, उसके बाद हमने एंड में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइप है, सबसे पहले हमने बात कर ली ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है वो इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। वही बात है जो हमने अभी स्टडी करते आए हैं कि हम मैनिपुलेशन करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट चेक करते हैं। लेकिन हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। तो जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उसमें मैनिपुलेशन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रैंडमाइजेशन होती है और कंट्रोल होता है उसमें से कोई एक ही चीज़, कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है। तो यही बात कर रखी है, बट इट लैक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, रैंडमाइजेशन और अ कंट्रोल ग्रुप। या तो रैंडमाइजेशन नहीं होगी या फिर कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा, और रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप में से सिर्फ कोई एक ही इसमें प्रेजेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप में कौन सा प्रेजेंट होगा। In other words, quasi-experimental design have an element of manipulation but lack at least one of the other 2 properties that characterize true experimental, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप। वही बात दे रखी है जो भी हमने ऊपर डिस्कस करी। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस आर जनरली यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कैजुअलिटी इन सिचुएशंस वेयर रिसर्चर्स आर नॉट एबल टू रैंडमली असाइन द सब्जेक्ट्स टू ग्रुप्स और फॉर वेरियस रीजंस नो कंट्रोल ग्रुप इज अवेलेबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन रिसर्चर जब चूज़ करता है जब या तो जो रिसर्चर है वो रैंडमाइजेशन नहीं कर पा रहा है, रैंडमली जो सब्जेक्ट्स को है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन नहीं कर पा रहा है, या फिर कंट्रोल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, तब रिसर्चर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है मैनिपुलेशन करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ताकि हम उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी कर सकें। और इसमें कोई एक चीज़ एब्सेंट होती है, या तो रैंडमाइजेशन या फिर कंट्रोल ग्रुप। क्वाजी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्वाजी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज होते हैं, ना कि ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Where independent variable is not manipulates in complete control situation, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका मैनिपुलेशन पूरी कंप्लीट कंट्रोल सेटिंग में नहीं होता है। टाइप दे रखे हैं, 2 मेन टाइप है, नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड टाइम सीरीज डिज़ाइन।
फर्स्ट नाम से पता चल रहा है कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होगी, नॉन रैंडमाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट होगा और मैनिपुलेशन प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन की। इसका अनदर नेम दे रखा है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन इज आइडेंटिकल टू दी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ये जो हमने अभी पढ़ा था ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का एक टाइप है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन, उसी की तरह आइडेंटिकल है, यानी उसी जैसा है, एक्सेप्ट इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती, रैंडमाइजेशन एब्सेंट होती है। नाम से क्लियर है, नॉन रैंडमाइज्ड, यानी कि रैंडमाइजेशन नहीं होती। इस डिज़ाइन में जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है उनको विदाउट रैंडमाइजेशन सिलेक्ट करा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है इन एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप बिफोर द इंटरवेंशन। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है ना, हम उसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में दोनों में ही प्री टेस्ट करके कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देते, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देके हम पोस्ट टेस्ट करेंगे। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हम इसमें रैंडमाइजेशन नहीं करते, जो सब्जेक्ट्स है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के उनको रैंडमली असाइन नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देके फिर हम उसका इफेक्ट चेक करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं दोनों पे। ये हमने फर्स्ट टाइप की बात करी, नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है, दिस मेथड वाज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड केयर ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क इन नर्सिंग होम। ये जो स्टडी है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हम इसमें ना इस स्टडी को मेनली नर्सिंग में यूज़ करते हैं। इस स्टडी का पर्पज़ है ताकि हम एग्जामिन कर सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड केयर इन द नर्सिंग होम सेक्टर और उसका इफेक्ट क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ द केयर गिवर्स। जो डेटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनरीज के थ्रू। इसके अलावा आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का जो ये नॉन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन है, इसमें सिर्फ इस डायग्राम को बना के इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाता है। नेक्स्ट हम टाइम सीरीज़ डिज़ाइन की बात करते हैं। जो टाइम सीरीज़ डिज़ाइन है उसमें हम जो डिज़ाइन है यूज़फुल व्हेन द एक्सपेरिमेंटल वांट्स टू मेजर द इफेक्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई रिसर्चर स्टडी कर रहा है और उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट वो लंबे समय तक देखना चाहता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है इट वुड कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट और मेजर द इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि लंबे समय तक एक साल ले लो, एक साल तक जो रिसर्चर है वो कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहा है, कोई भी ड्रग, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इंटरवेंशन, तो उस इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट पेशेंट पे हो रहा है वो एक साल तक उसको ऑब्जर्व करेगा। जनरली इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। इसमें सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च होती है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। हमने पहले ही बात करी थी कि जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है उसमें या तो जो है मैनिपुलेशन तो प्रेजेंट होता है, या तो रैंडमाइजेशन नहीं होगी या फिर कंट्रोल ग्रुप। तो अगर इसमें रैंडमाइजेशन है तो इसमें कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट होगा। इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करते हैं, इन विच रिसर्चर कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट ऑन एन इंडिविजुअल। रिसर्चर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल पे एक्सपेरिमेंट करेगा ऑन या फिर स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या तो किसी एक इंडिविजुअल पे या फिर स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर, बाय अल्टरनेटिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रिंग एंड देन विदड्रॉइंग द ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको पहले ट्रीटमेंट दिया O1, O2, O3, पहले हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर हम O1, O2, O3 बार बार उसको ट्रीटमेंट देंगे, बार बार उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उस ट्रीटमेंट का उस पेशेंट पे इफेक्ट क्या हो रहा है, लंबे समय तक हम उस इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ये होता है टाइम सीरीज डिज़ाइन। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का जो टाइम सीरीज डिज़ाइन है। टाइम सीरीज डिज़ाइन का एग्जाम्पल है जैसे कि ये रिसर्चर है वो असेस करना चाहता है पेन लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ पेशेंट विद लो बैक पेन। बहुत सारे एक ग्रुप है पेशेंट का जिनको लो बैक पेन है, तो हम उनका पेन लेवल असेस करेंगे। आफ्टर 3 वीक्स ऑफ पेन असेसमेंट, जैसे हमने पहले पेन असेसमेंट कर लिया,
उस ग्रुप का। फिर उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, कोई एक्सरसाइज दे देंगे कि आप लोग ये एक्सरसाइज करो। 3 वीक तक वो उस एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद फिर से उस एक्सरसाइज का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि उस एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट आया है पेशेंट के पेन लेवल पे। फिर से पेन लेवल असेस किया जाएगा और उसको मेज़र किया जाएगा। एक और एग्जांपल दे रखा है, मेज़र करना है चाइल्ड का स्कूल परफॉर्मेंस ऑन ए वीकली बेसिस, और फिर उसको इंट्रोड्यूस करनी है नई टीचिंग टेक्निक, और फिर दोबारा से वीकली बेसिस पे अगेन मेज़र करना है कि क्या रिपोर्ट आई, ताकि हमें पता चल सके कि जो नया मेथड टीचिंग का हमने यूज़ किया है उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है पेशेंट पे, चाइल्ड पे। पॉजिटिव इफेक्ट आया है, चाइल्ड को अच्छे से समझ आ रही है वो टेक्निक, या फिर नहीं आ रही, नेगेटिव इफेक्ट आया है। तो हम इसमें टाइम सीरीज डिज़ाइन में लंबे समय तक एक पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं ट्रीटमेंट देकर। कुछ एडवांटेजेस दे रखी हैं। जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है वो प्रैक्टिकल है, फिजिबल है टू कंडक्ट रिसर्च इन नर्सिंग में हम मेनली क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है और फिजिबल भी है। इसमें जो वेयर इन एब्सेंस होता है लार्ज सैंपल साइज का, या तो रैंडमाइजेशन होती है या फिर कंट्रोल ग्रुप होता है, क्योंकि कई बार हमारे पास रैंडमाइजेशन नहीं होती या फिर कंट्रोल ग्रुप नहीं होता नर्सिंग स्टडीज़ में, तो हम जो है मेनली नर्सिंग स्टडी में इसी का यूज़ करते हैं। ये डिज़ाइन मोस्ट सूटेबल है जब हम किसी भी चीज़ को उसकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। इससे जो रिसर्चर है वो इवेल्युएट कर पाता है इम्पैक्ट क्वाजी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अंडर नेचुरली अकरिंग कंडीशन। जो नेचुरल कंडीशंस हो रही हैं उसमें इफेक्ट चेक करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ये जो है वो एस्टेब्लिश करता है कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस है कि हम इसमें ना कंट्रोल नहीं कर पाते एक्सटर्नल वेरिएबल्स पे, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को। और अगर कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट होता है तो और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च सेटिंग मेक्स द रिजल्ट ऑफ दिस डिज़ाइन लेस विजिबल। अगर हमारी रिसर्च डिज़ाइन पे कंट्रोल नहीं होगा एक्सटर्नल वेरिएबल्स का, तो हमारी जो रिसर्च में रिजल्ट आते वो इतने फिजिबल नहीं होते, इतने वैलिड नहीं होते। हमारी रिसर्च जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है इस चीज़ की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। 3 मेन टाइप होते हैं एक्सपेरिमेंटल के। ट्रू एक्सपेरिमेंटल हमने डिस्कस कर लिया, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिस्कस कर लिया, लास्ट है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को बहुत ही वीक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस डिज़ाइन में जो रिसर्चर है उसका बहुत कम कंट्रोल होता है उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। 2 टाइप है मेनली, एक है वन शॉट केस डिज़ाइन, सेकेंड है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। सबसे पहले बात करते हैं वन शॉट केस डिज़ाइन की। जो वन शॉट केस डिज़ाइन होता है, इन दिस रिसर्च डिज़ाइन अ सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू ट्रीटमेंट। एक सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसी का पोस्ट टेस्ट किया जाएगा। ना ही कोई रैंडम असाइनमेंट होती है और ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वन शॉट केस डिज़ाइन है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, उसी को ट्रीटमेंट देके पोस्ट टेस्ट करना है। ना ही कोई प्री टेस्ट है, ना कोई रैंडमाइजेशन है, ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप है। बहुत इजी है याद करना इसी डायग्राम के थ्रू। फिर बात करते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। जो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है उसमें एक ग्रुप होएगा, वन ग्रुप, यानी कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्रेजेंट है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसमें प्री टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद पोस्ट टेस्ट किया जाएगा। वन ग्रुप यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, फिर प्री टेस्ट, उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद पोस्ट टेस्ट। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन जो है वो सिंपलेस्ट टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का, जहाँ पे ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज अ स्टडी सब्जेक्ट। हम इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए, ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप होता, ना कोई रैंडमाइजेशन होती। एक प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन की जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देके उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक किया जाता है पोस्ट टेस्ट लेकर। कुछ रिसर्चर जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डिज़ाइन है वो सब टाइप है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ बोथ रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप,
जब रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप दोनों ही एब्सेंट है तो हम इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम नहीं डाल सकते। बट फिर भी कुछ रिसर्चर बोलते हैं कि ये जो टाइप है वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का टाइप है। ये डिज़ाइन एथिकली कैन नॉट बी रिप्लेस्ड अंडर द इस डिज़ाइन को हम ना प्लेस नहीं कर सकते क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। लेकिन जो अभी नए एडिशंस आए हैं बुक के, उसमें जो वन शॉट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है उसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर डाला गया है। पर जो पुराने एडिशंस हैं, पुराने एडिशन की बुक है उसमें प्री एक्सपेरिमेंटल में डाला हुआ है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपना जो इस ग्रुप को प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ही डालना, क्योंकि यही फिजिबल है, यही वैलिड है। इसके बाद कुछ बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल होता है, कन्वीनियंट है स्टडी को करना उसकी नेचुरल सेटिंग में, और नर्सिंग में ये स्टडी मेनली की जाती है। एक मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन अगर कोई बिगनर कर रहा है इस कोई भी स्टडी, जैसे कि पहली बार कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए ईजी होगा रिसर्च करना, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो स्टडी होती है बहुत वीक होती है, इसमें कैजुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश जो है वो इतना वीक होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और इसमें जो इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और बहुत कम कंट्रोल होता है रिसर्चर का उस रिसर्च के ऊपर। इसके पास हायर थ्रेट होता है इंटरनल वैलिडिटी का। इंटरनल वैलिडिटी हमारी रिसर्च को इफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं वो बायस हो जाते हैं, वैलिड नहीं होते, फिजिबल नहीं होते। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, जिसमें मेनली 3 टाइप थे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इन तीनों के ही हमने टाइप्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग स्टडी का, तो आप मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से करें और इस टॉपिक के अच्छे से नोट्स बना लें। Thank you guys for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe.